दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने मुखातिब हूँ आपको नए विषय के साथ बातचीत के लिए। हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, कल प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन के साथियों ने इस बार अपने वेबिनार का विषय नई श्रम संहिता के लागू होने के प्रभाव और परिणाम पर चर्चा की। यह विषय मजदूरों के भविष्य से जुड़ा था, इसलिए मेरी भी रुचि थी। जब एडवोकेट मन्नाराम डांगी ने मुझसे इस विषय पर बातचीत करने के लिए कहा तो मैं तैयार हो गया इसमें और मैं इसमें जुड़ा। काफ़ी अच्छी चर्चाएं हुई। वो एक अलग बात है कि मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा माइक नहीं खुला और इस वजह से मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सका। तो मैंने सोचा कि क्यों न मैं अपनी बात अपने प्लेटफॉर्म से उनके साथ जुड़ करके करूं। तो मैं ये इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि जब ये विषय सबसे पहले जब संसद से पास हुआ, उस समय जब ये पास हो गया था तब भी हमने इसके ऊपर चर्चा की थी। और ये जो साथी हैं हमारे रक्षित परमार, उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू किया और उसमें श्रम संहिताओं पर ही बातचीत की और काफ़ी लंबी, आधा घंटे की शायद बातचीत थी। वो काफ़ी अच्छी बातचीत थी। और उसके बाद मुझे रेलवे के मजदूर साथियों ने भी 2 बार बुलाया और इस विषय पर चर्चा की कि भाई ये लागू हो जाएंगे तो क्या होगा और ये कैसे पास हो गए। इसके बाद हमने अभी जब ये गज़ेट नोटिफिकेशन हुआ इन संहिताओं का 4-5 साल बाद, तब भी हमने शंकर लाल जी चौधरी और सौरभ नरुक्का के साथ हमारे प्लेटफॉर्म पे ही एक चर्चा की थी। अब इससे मेरी रुचि और इसमें बढ़ गई इन सब बातों से। और मैं सोच रहा था कि भाई मुझे अपनी बात को रखने का अवसर, चूँकि मेरा माइक ख़राब था, उन्होंने 2-3 बार मुझे अवसर दिया लेकिन माइक नहीं खुला। तो मैं ये महसूस कर रहा था कि मैं वंचित रह गया। इसलिए मैंने कहा मैं इसको अपने प्लेटफॉर्म से एड्रेस करता हूँ। तो आज मैं इसीलिए आपके सामने हूँ और इसी विषय को लेकर के हूँ। श्रम संहिताओं को जो अभी लागू किया गया है, तो इस भूमिका के बाद मैं अपने विषय पर आता हूँ। पहले मैं थोड़ी उनकी बात कर लूँ जो कल बात हुई। साथी DS पालीवाल ने शुरू की इस चर्चा को और कई प्रश्न खड़े किए और सुझाव दिया कि सभी सेमिनारों और हॉल की मीटिंगों को छोड़ करके सड़क पर उतरना पड़ेगा सभी लोगों को, तभी जा कर के इसका कोई समाधान होगा। और उन्होंने ख़ास तौर से अनऑर्गेनाइज्ड लेबर की का मुद्दा विशेष तौर से उठाया। और 90, क्योंकि 93% ये जो है लोग हैं अनऑर्गेनाइज्ड लेबर। उसके बाद फिर एक साथी ने अपनी बात कहते हुए कहा कि भाई जब तक 1 से 5 के रेशियो के अंदर आय का वो नहीं होता है कि भाई गरीब से गरीब, मतलब कम से कम आय 1 हो और अधिक से अधिक 5 गुना, तो अगर ये जब रेशियो नहीं बनता है तब तक मजदूरों को किसी तरह का न्याय नहीं मिल सकता है। चाहे ये संहिताएं लगाओ, चाहे कानून लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन
उस फार्मूले पे आना पड़ेगा। जब तक उस फार्मूले पे नहीं आते हैं तब तक ये कोई फ़ायदा नहीं है। फिर एक साथी ने पूंजीपतियों की तरफ से या उनका पक्ष रखते हुए कि भाई वो ये कहते हैं कि नेहरू ने जो है और वामपंथियों ने मिलकर के ये ऐसे कानून बना दिए कि जिससे जो है आज इंडस्ट्री बहुत लॉस कर रही है और मज़दूर काम ही नहीं करता, आलसी हो गया है, क्योंकि उसको पता है कि नौकरी तो जानी नहीं है। और ये सारी बातें उन्होंने कही और इसलिए ये 4 संहिताएं लानी पड़ी उन कानूनों को हटा के। इसके बाद एक बार सीपी शर्मा साहब ने, जो एडवोकेट हैं और मज़दूरों के केसेस ही खास तौर से देखते हैं, उन्होंने कहा कि इन संहिताओं के चलते सरकार ने लीगल प्रोसेस को थोड़ा लंबा कर दिया है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। और पहले से अलग अलग आर्थिक विषय पर जो कानून बने हुए थे अलग, जैसे मिनिमम वेज का या बोनस का या पीएफ का, ये जो एक्ट बने हुए थे इन सब को मिला करके एक संहिता में डाल दिया है और काफ़ी चीज़ें सेम ही है, कुछ बदलाव तो किए हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक कुछ पता नहीं है, कुछ चीज़ें आई नहीं है, अभी नियम बने नहीं है, स्टेट के नियम बनेंगे तभी पता लगेगा कि वास्तव में क्या प्रभाव हमारे पर, हमारे मजदूरों पर पड़ने वाला है। ये, और उन्होंने ये भी कहा कि 1 साल पर ग्रेच्युटी देंगे, ये जो बात बार बार दोहराई जा रही है या प्रचारित की जा रही है, ये जो है भ्रमित करने वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग 1 साल के लिए ही एम्प्लॉय होंगे उनको 1 साल की ग्रेच्युटी मिलेगी। जो लोग 5 साल या ज़्यादा के लिए एम्प्लॉय होंगे, 10 साल, 4 साल, 3 साल, उनको 1 साल के अंदर ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। तो ये सारा खेल इस तरह से सारे लोगों ने अपनी अपनी बात कही। अब मैं इस पर अपनी बात कहना चाहता हूँ और वो ये है कि पहली बात तो मैं उन नेहरू जी के उस बात से शुरू करना चाहता हूँ कि नेहरू जी ने ये कानून बना दिए, ये बिल्कुल भ्रमित करने वाली बात है। नेहरू जी ने कोई कानून नहीं बनाया, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से कोई कानून नहीं बनाया। जितने कानून बने हैं सब लड़के, संघर्ष करके, हड़तालें करके या कोर्ट से जीत करके कानून बनाए हैं। कोई नेहरू जी ने या इंदिरा गांधी ने या मनमोहन सिंह ने या किसी साहब ने कोई दया नहीं की मज़दूरों पर, श्रमिकों पर। उन्होंने कोई उनका पक्ष नहीं लिया कभी। और जो भी कानून बने हैं, बल्कि जो कानून बन गए उनको भी इम्प्लीमेंट नहीं करने में इन सारी सरकारों का हाथ रहा है। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि मज़दूरों को जो है नेहरू ने या लेफ्टिस्टों ने ये कानून बनवा दिए और इसलिए जो है हम भोग रहे हैं। सच में ये है कि अभी भी जो हिस्सा मज़दूरों को मिलता है इन कानूनों के बाद भी वो बहुत कम है और पूंजीपति अपना ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले जा रहा है और प्रॉफिट का, और उसका जो निवेश है वो कम से कम है, क्योंकि उस अपने वो जो निवेश करता है वो 1 साल 2 साल में ही निकाल लेता है और बाकी सारा पैसा जो है बैंकों का और इनका लोन होता है। इसलिए ये बात जो है जो फैलाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है। दूसरी बात यह है कि नेहरू अगर ने बना दिया तो क्या शिकागो में जो कानून बना 8 घंटे काम का, इन्होंने अभी उसको बदल दिया है, तो क्या 8 घंटे काम का कानून भी नेहरू ने बनाया? अमेरिका में आज से 125 साल पहले करीब हड़ताल हुई, बहुत ज़बरदस्त आंदोलन हुआ वहाँ पे और गोलियाँ चली, खून बहा, और उसके बाद ये वहाँ पर वार्ता हुई और तय हुआ कि 8 घंटे काम एक मानवीय आधार पर, कि भाई एक आदमी से 8 घंटे आप काम ले लो, 7-8 घंटे उसको नींद के लिए चाहिए और 8 घंटे उसको फैमिली के लिए चाहिए।
अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बाजार से सामान खरीदने के लिए और कई व्यवस्थाएं करने के लिए 8 घंटे उसको चाहिए। तो इस तरह से 24 घंटे का बंटवारा किया था। और ये मतलब शिकागो में किया था अमेरिका ने, और वही आईएलओ ने माना, और वही हमारे भारत में भी लागू है। तो ये कह देना कि नेहरू ने या लेफ्टिस्टों ने ये सब कर दिया, वो बहुत ही भ्रामक है और मूर्ख बनाने की बात है। एक और बात बताता हूँ मैं आपको। 1926 में जब अंग्रेज सरकार थी, तब उन्होंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बनाया और सामूहिक बार्गेनिंग की पावर दी। तो क्या ये भी नेहरू जी के कहने से दी? भाई ये तो अंग्रेजों के ज़माने में 2026-27 में ये कानून बना। तो ये मतलब बातों को ऐतिहासिक तौर पे समझते नहीं है और वास्तविकताएं मालूम नहीं है, तथ्य मालूम नहीं है, कुछ भी बकवास कर देते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब ये जो बातें हैं, इसके बाद एक बात और मेरे को करनी थी, वो कहाँ गई? इसके बाद ये जो कानून बने हैं, इनका क्या असर पड़ेगा? अभी जैसा कि वकील साहब ने, सीपी साहब ने कहा कि अभी ये लागू नहीं हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। गजट नोटिफिकेशन हुआ है, सारे स्टेट्स को कह दिया गया है कि आप इनके हिसाब से नियम बनाइए, क्योंकि ये स्टेट का विषय है। लेबर श्रम जो कानून है वो स्टेट और केंद्र दोनों के उसमें है, कॉन्करेंट लिस्ट में, इसलिए वो कानून बना सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन स्टेट करती है। तो स्टेट ने अभी तक अभी तो 3-4 दिन हुए हैं इसको नोटिफिकेशन हुए। तो नोटिफिकेशन के बाद, और ये नोटिफिकेशन भी 5 साल से अटक रहा था। क्यों अटक रहा था? कि सरकार की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इनको नोटिफाई करें। हालांकि 10 जो केंद्रीय श्रम यूनियनें हैं, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन जो पास इनसे, तो वो उन्होंने मतलब काफ़ी रजिस्ट किया इसको, तो 5 साल तक उनको नहीं लागू करने दिया। लेकिन अभी बिहार में जैसे चुनाव के परिणाम आए, इससे उत्साहित होकर के नरेंद्र मोदी सरकार ने इनको नोटिफिकेशन कर दिया। अब ये इसमें सबसे जो बड़ा जो नुकसान होने वाला है, वो है सामूहिक सौदेबाजी की ताकत को कमज़ोर करना। अब सामूहिक सौदेबाजी नहीं हो पाएगी, हड़ताल करना लगभग असंभव हो जाएगा। स्थायी नौकरियों की जगह फिक्स्ड समय के लिए नौकरी मिलेगी, मतलब 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 महीने, 8 महीने, 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, इस तरह से काम मिलेगा। तो आदमी जो है हर समय बेरोजगार रहेगा। भाई 5 दिन का काम कर दिया, 5 दिन बाद 6ठे दिन भी तो भूख लगेगी, उसको क्या करेगा? तो अगर उसको निकाल देते हैं तो भूखा ही रहेगा वो, तो फिर कोई काम नहीं मिला तो स्थायी नौकरियों का अब कोई जगह स्थान नहीं रहेगा। और एक जो सबसे बड़ा ये इन्होंने हायर एंड फायर का जो कानून बनाया है इसमें, कि नौकरी जब तक मालिक की इच्छा है तब तक रखेगा, और उसकी इच्छा या सुपरवाइज़र की ने कान भर दिए कि साहब ये अच्छा काम नहीं करता, हटाओ इसको, और उसकी अगर आपने चमचागिरी नहीं की तो आपको हटा देंगे। ये कानून अमेरिका से लिया गया, अमेरिका में भी है ये कानून हायर एंड फायर का। लेकिन एक फ़र्क है दोस्तों, अमेरिका में हायर एंड फायर के बाद भी वो आदमी वहाँ से नौकरी से तो निकल जाता है, लेकिन वो भूखा नहीं मरता, क्योंकि वहाँ पर बेरोजगारी भत्ता उसी दिन से चालू हो जाता है जिस रोज़ उसको निकाला जाता है। अब हमारे यहाँ क्या है कि ये बेरोजगारी भत्ता तो है नहीं, तो हमारे यहाँ निकालते ही वो दूसरे दिन से उसकी परिवार, वो स्वयं सब जो है भूख से उनको लड़ना पड़ेगा। अगर कोई दूसरा इंतजाम है तो ठीक है, नहीं है तो जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक उसको भूखा रहना पड़ेगा। और दूसरी नौकरी, जब एक जगह से किसी को हायर एंड फायर करके निकाल दिया, तो जहाँ पे भी जाएगा वो पूछेगा भी वहाँ से क्यों निकाला, तो कहेंगे साहब तो उन्होंने बस एक दिन तनक गए और निकाल दिया। तो वो भी अपने रखे नहीं रखे, जरूरी नहीं है कि रख ही लें। तो ये एक सबसे बड़ा अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में
नौकरियों का हिस्सा कम हो जाएगा इससे, और ठेका मजदूरों की संख्या बढ़ेगी। ठेका मजदूर की संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब ये हुआ कि उनके ऊपर ये कानून लागू नहीं होंगे। ये जो डीएस साहब कह रहे थे कि 93% लोग जो हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, तो ये संहिता लगने के बाद ये 93 के बजाय 95, 96 भी हो सकते हैं। मतलब ये एक अपेक्षा, एक शंका बढ़ गई है, क्योंकि ये ठेका मजदूर हैं और ठेका मजदूरों का शोषण भी होता है और उनको वेजेस भी पूरे नहीं मिलते हैं, उनका काम भी का भी पता नहीं रहता है। तो ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएंगे। जो 98% या 7% या 9% लोग जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, उनके भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आने की संभावना है, और उस पर फिर ये नियम कानून कायदे जो अभी तक लागू हो रहे हैं वो कुछ भी लागू नहीं होंगे। इससे बेरोजगारी और बढ़ेगी दोस्तों, क्योंकि अनुबंध खत्म तो मजदूर बेरोजगार हो जाएगा, और जब तक उसको वापस नौकरी नहीं मिलती बेरोजगार रहेगा। तो ये एक समाज में एक बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ करने वाला विषय भी है। मतलब ये कानून बने हैं कि जिससे सामाजिक संतुलन बिगड़ जाने का बहुत ज़्यादा डर है। जो प्रबंधन की गुलामी करेगा उसको अवसर मिलेंगे, जो नहीं करेगा उसके लिए कोई जगह नहीं है। तो आदमी को, मजदूर की जो स्वाभिमान है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, उसको गुलाम बना दिया जाएगा। मजदूर से, अभी मजदूर है वो तो अपने ये कानूनों के चलते स्वाभिमान से रहता है। वो 8 घंटे काम किया, बाद में करना है तो किया, नहीं किया उसको कोई दबा नहीं सकता। लेकिन ये संहिताएं लागू हो जाएगी तब ये अपना सम्मान, अपनी मर्यादा, अपना सब कुछ खत्म हो जाएगा और वो एक गुलाम की जिंदगी जिएगा। और अब एक और बात यह है कि इसमें से बहुत सारे मजदूरों के नाम पद बदल दिए हैं, क्योंकि ये मजदूरों पे ही लागू होता है, अफसरों पे नहीं होगा। तो कईयों को जो है उन्होंने वेट लिफ्टर का ऑफिसर बना दिया, तो अब काम तो वो मजदूर का करेगा लेकिन कहलाएगा ऑफिसर, तो उसके ऊपर फिर ये कानून लागू नहीं होंगे। तो इस तरह से भी वो काफ़ी लोगों को इन कानूनों से बाहर कर दिया है। तो ये कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी कि ये बड़े नुकसान होने वाले हैं इन संहिताओं के लागू हो जाने से। और अब सवाल है कि इनको अभी तक क्या कर रही है मजदूर। तो मजदूरों के ऊपर ये जो कानून लागू हुए हैं दोस्तों, ये एक दिन की बात नहीं है, या ये इन 10-11 सालों की बात नहीं है। ये तैयारी मतलब 94 में जब जॉर्ज फर्नांडिस ने रेलवे हड़ताल की थी और सारे रेलवे को उसने पैरालाइज कर दिया था, बंद कर दिया था, तब से वो हड़ताल तो खैर दमन से बंद हो गई, हड़ताल टूट गई। दमन भी हुआ, खूब लोगों को मारा भी, जेल में भी भेजा उनको, वहाँ से मतलब नौकरियों से भी निकाला, लेकिन फिर भी लोग डटे हुए थे। अब क्या हुआ है कि उन्होंने उन यूनियनों को तोड़ना शुरू कर दिया। जो इनकी जो एजेंट यूनियनें हैं, भारतीय मजदूर संघ और इसी तरह की कुछ और यूनियनें भी हैं, वो इन मजदूरों के बीच में घुस करके इनके टुकड़े कर दिए। टुकड़े करने से क्या हुआ कि हम मजदूरों की ताकत बढ़ गई और अब उस तरह की हड़ताल करने की स्थिति किसी की भी नहीं है। और डीएस साहब सही कह रहे थे कि सब लोग मिलकर के अगर हड़ताल नहीं करेंगे या संघर्ष नहीं करेंगे तो ये श्रम संहिताएं लागू हो जाएगी, इनको नहीं रोक सकते, वापस उनको नहीं ला सकते। लेकिन इसमें एक पेच है। पेच ये है कि एक तो ये है कि भारतीय मजदूर संघ तो अभी भी इनके सरकार के साथ है, पूंजीपतियों के साथ है, इसलिए वो तो आपके साथ आएगी नहीं। फिर तो मतलब उनका काम तो चलता रहेगा, और आप हड़ताल करें, संघर्ष करें, कुछ भी करें तो भी आप इनको रोक नहीं, मतलब इन संहिताओं को वापस नहीं करवा सकते। लेकिन अगर इसमें सारा मजदूर वर्ग मतलब
बीजेपी को, भाजपा के मजदूर वर्ग या ये जो भारतीय मजदूर संघ का जो मजदूर वर्ग है उसको अलग भी करते हैं, तो भी और किसानों के साथ मिलकर के इस काम को किया जाए, तो किसानों के पैरालाइजेशन से और मजदूरों के एक साथ आ जाने से ये संहिताएं वापस हो सकती है। ये मेरा सुझाव है। अगर ऐसा चल भी रहा है, सेंट्रल ट्रेड यूनियन और किसान मजदूर यूनियन जो है, संयुक्त किसान मोर्चा जो है, आपस में इस बात कर भी रहे हैं, एक बार उन्होंने हड़ताल बंद किया भी है इस बारे में, तो अगर वो पुख्ता हो और सही में लागू हो जाए तो ये सरकार किसी भी हालत में इसको लागू नहीं कर सकती है। और लंबा हो गया, 20 मिनट हो गए, 21 मिनट, तो मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये बात पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अभी तक भी अगर आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मन्नाराम जी डांगी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे बुलाया था उस वेबिनार में। मैं नहीं बात कर सका, लेकिन मेरे को ये प्रेरणा मिली कि मैं इस पर फिर से एक वीडियो बनाऊं, तो उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।